स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उन्नाव हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट माफिया पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। प्राइवेट बस एक ऐसा धंधा जिससे होने वाली कमाई में ऊपर से नीचे तक चंदा दिया जाता है। ऐसे ही नहीं, 4 साल से बिना परमिट के मौत की बस सरपट दौड़ रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो बस मालिक को लेकर हुआ। हादसे का शिकार बस पुष्पेंद्र नाम के आदमी के नाम पर दर्ज थी। जांच की तो पता चला कि 39 बसें पुष्पेंद्र के नाम पर दर्ज हैं, जिनमें 35 बसें बिना फिटनेस के दौड़ रही हैं। लेकिन पुष्पेंद्र को असली खिलाड़ी समझ लिया जाए उससे पहले मैं आपको साफ कर दूं कि नाम किसी और का और यह काम किसी और का है। मौत की बस, बेबस मुसाफिर। न परमिट न फिटनेस। दौड़ रही बस सर पर। यूपी टू बिहार ट्रांसपोर्ट माफिया की बहार। जून 2024 लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उन्नाव। बुधवार सुबह 5:15 के आसपास का वक्त। एक्सप्रेसवे पर चारों तरफ लाश ही लाश बिखरी पड़ी थी। मौत का ऐसा मंजर कि देखने वालों के कलेजे कांप गए। एक डबल डेकर बस कब 20 जिंदगियों की कब्र बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन यहीं से सवाल उठा, इन 20 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 मौके पर मौजूद है। जो ये तस्वीरें हैं वो दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है। जो बस का अगला हिस्सा है दाएं तरफ का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग अब बसों में अपना सामान खोज रहे हैं। हम लोग तो सोए थे, क्या बताओ कैसे का हादसा हुआ। सोए थे हम लोग, तो अचानक एक बार आँख खुलाई है, लोग सब चीख रहे थे। इसमें तो उतर के भागे, बच्चे को बचाए, मोबाइल खो गया उसमें। हम लोग बिहार से आ रहे थे नोएडा के लिए। न्यूज़ 18 ने जब इस भीषण हादसे की पड़ताल की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। बस का इंश्योरेंस इस साल 13 फरवरी को ही खत्म हो गया था, लेकिन उसे रिन्यू नहीं कराया गया था। इसकी फिटनेस भी 2021 में ही खत्म हो गई थी। पिछले 3 साल से ये बस बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही थी। 5 बार भारी भरकम चालान कटे, लेकिन उन्हें भी जमा नहीं किया। इन सब के बावजूद ये बस सड़क पर दौड़ रही थी। इसमें 57 यात्री सवार थे। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशों का सीन इतना भयावह था कि उसे देखकर एक सिपाही बेहोश हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात मौत के धंधे को चलाने वालों से जुड़ी है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 20 लोगों की मौत जिस बस में हुई वो केसी जैन ट्रेवल से जुड़ी है और इस कंपनी के केयर ऑफ में दर्ज है पुष्पेंद्र सिंह का नाम। पुष्पेंद्र के नाम पर महोबा में आरटीओ में 39 बसें रजिस्टर्ड हैं। 39 में से 35 बसों की फिटनेस की तारीख निकल चुकी है। जो बस हादसे का शिकार हुई वो भी अनफिट बसों में शामिल थी। वो गाड़ी जो है, ओनर तो मुख्य रूप से जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है, केसी जैन, लेकिन पुष्पेंद्र अग्निहोत्री करके हैं जो कबरई महोबा के रहने वाले हैं। वो एट प्रेजेंट के नाम पर जो है यहाँ पंजीकृत है और जिसकी फिटनेस परमिट सब समाप्त है। जांच किया जा रहा है, एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है। सवाल ये है कि इतनी बसें बिना फिटनेस के कैसे दौड़ रही थी।
और अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस खौफनाक हादसे के बाद अधिकारी नींद से जागे और अब ट्रांसपोर्ट माफिया से जुड़ी फाइलें खंगाली जा रही हैं। टीम ये जानकारी जुटा रही है कि फर्जी नाम पते पर कितनी बसें दौड़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया के धंधे में कौन कौन शामिल है। अब परिवहन विभाग इन सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। देखिए, विगत हमारे समझ से 2018-19 से लेकर के लगातार ये पंजीकृत हुई हैं। सर, अग्निहोत्री जो है सर, ये क्या सिंडिकेट बनाकर किस तरीके का काम कर रहा था या फिर इंडिविजुअली 39 बसें ही इसमें ऐसे कराएंगे? देखिए, अब ये जांच का बिंदु है, मेरा प्रथम दिन है आज, तो बहुत कुछ आइडिया नहीं है। अब मैं देखूंगा कि कौन कौन से लोग इस सिंडिकेट में हैं। मुझे संज्ञान में बात आई है कि कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो बस हादसे का शिकार हुई, उसके ड्राइवर से जुड़े कई चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। बस बिहार के मोतिहारी से मंगलवार की सुबह 5 बजे चली थी, यानी कि हादसे से ठीक 24 घंटा पहले बस में 2 ड्राइवर और 1 क्लीनर मौजूद थे। मंगलवार की रात में बस एक ढाबे पे रुकी और वहीं से दूसरा ड्राइवर बस को चलाने लगा। अब इस बस को कौन सा ड्राइवर कितनी देर चलाया यह कोई नहीं जानता। बस में सवार यात्री बताते हैं, मंगलवार की दोपहर 1 बजे मैं बिहार के सीवान से बस से दिल्ली के लिए चला था। रात में 11 बजे के आसपास गोरखपुर गोंडा के बीच गुरु नानक देव ढाबे पर बस रुकी थी। कई यात्री दावा कर रहे हैं कि ड्राइवर ने उस दौरान शराब पी थी। अगर ये सच है तो सोचिए, इतने लोगों की जिंदगी किस शराबी के हाथों में थी। हम लोग का तो होशे हवास नहीं थे, क्या समझ में दिमागे नहीं काम कर रहा था, क्या है नहीं है, कुछ लग ही नहीं रहा था। 70-80 100 के करीब पानी में रहे होंगे। सर, हादसा तो हम लोग सोए थे, मैंने अचानक से एक बज गाड़ी जगह, क्योंकि तो आधा की गायब था। जो भी मेरे फैमिली का मेंबर था उन लोग को बाहर ये शीशे से बाहर निकाले, एक जगह सेपरेट रखे, तो फिर देखिए इधर आए तो बहुत सारे डेट कर गया। मौत के सफर का जो काला धंधा उन्नाव में उजागर हुआ, वो एक ट्रेलर भर है। बिहार टू दिल्ली और यूपी के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के लिए हर दिन सैकड़ों प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं। लेकिन कितनी बसों का परमिट है, कितनी बसों का इंश्योरेंस है, कितनी बसें फिटनेस टेस्ट में पास हैं, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर अंडा करी के चक्कर में 3 लोग जेल पहुंच गए। सिर्फ जेल ही नहीं गए, बल्कि हत्या की कोशिश जैसे संगीन अपराध में भी शामिल हो गए। और सब हुआ पहले मैं के चक्कर में। अंडा करी ऑर्डर दिया, चलने लगी गोलियां। पहले आप होते तो खूब देखा होगा, लेकिन बरेली में पहले मैं के चक्कर में गोलियां चल गई। बरेली में अंडा करी को लेकर विवाद हुआ है। जिस शख्स ने पहले अंडा करी का ऑर्डर दिया, उसी शख्स को अंडा करी बाद में दी जाने लगी। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष को पहले अंडा करी परोस दी गई और उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया और इस मामले में मारपीट और गोलीबाजी शुरू हो गई। विवाद इस कदर बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की घेराबंदी की तो उन पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया। पुलिसकर्मियों ने खेत में कूदकर जान बचाई। कृष्णा ढाबा जो कि हाईवे पर पड़ता है, यहाँ पर अर्जुन सिंह उर्फ युवराज और उसके 5 साथियों द्वारा सौरभ गंगवार पर जानलेवा हमला किया गया, तमंचे से फायर किया गया। इसी क्रम में आरोपियों की तलाश तथा घटनास्थल के लिए पुलिस की टीम तत्काल रवाना की गई। पुलिस की टीम मौके पर गई। पुलिस को देखकर भी अर्जुन सिंह और उसके साथियों द्वारा फायर किया गया। चीता मोबाइल द्वारा जब आरोपियों का पीछा किया गया तो उनको भी टक्कर मारने का प्रयास किया गया।
जैसे ही पुलिस पर हमले की खबर मिली, पूरी फोर्स पहुंची और रोड जाम कराकर आरोपियों को घेरा गया, जिसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 भाग निकले। आरोपियों के खिलाफ अब अंडा फ्राई की जगह FIR दर्ज कर ली गई है। शाम 5 बजे बुधवार को अंडा करी खाने के लिए सौरभ गंगवार और उसका साथी पहुंचा हुआ था। वहीं 6 अन्य और लोग अंडा करी उसी होटल में खाने पहुंच गए और इसी बात को लेकर विवाद होने लगा। होटल के जो कर्मचारी था उसने पहले अंडा करी 6 अन्य लोगों के लिए परोस दी और इसी को लेकर विवाद हो गया और 6 लोग जो वहां पर उपस्थित थे उसमें से लोगों ने फायरिंग और मारपीट शुरू कर दी। पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे मारपीट शुरू हो गई और एक ने तमंचा निकालकर फायर झोंक दिया। सभी 6 आरोपी फिल्मी स्टाइल में तमंचा लहराते हुए कार से शाही रोड होते हुए अग्रास की तरफ चले गए। इस अभियान के क्रम में अर्जुन सिंह तथा उसके 3 साथियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। जिस स्थान पर गुप्त रूप से उसने अपने कारतूस छिपाने की बात कही थी, वहीं पर एक तमंचा भी उसने छिपाया हुआ था और उसने इसी क्रम में पुलिस को धोखा देते हुए उस तमंचे से पुलिस पर पुनः जो जानलेवा हमला किया, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी अर्जुन सिंह उर्फ युवराज के पैर में गोली लगी है। तत्काल उसको इलाज के लिए CSC। फायरिंग की खबर पर जब चीता पर सवार 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आरोपियों का पीछा शुरू किया, तभी अग्रास मोड़ पर स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने चीता पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। बाइक खेत में कुदाकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। फाटक बंद होने की वजह से आरोपी कुरतरा गांव होते हुए सतुइया की तरफ भागे। तब तक पहुंची थाना पुलिस की टीम ने आरोपियों की घेराबंदी कर ली और कार सवार 3 आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि 2 आरोपी भागने में सफल रहे। अब अंडा करी के लिए गोली चलाने वाले जेल की हवा खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। SDM ज्योति मौर्य वाला केस तो आपको याद ही होगा। झांसी में भी इसी से मिलता जुलता एक मामला सामने आया है। यहां कारपेंटर का काम करने वाले एक शख्स का दावा है कि लेखपाल बनते ही उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। SDM ज्योति मौर्य का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अब ठीक वैसा ही केस झांसी में भी देखने को मिल रहा है। नीरज नाम का शख्स कारपेंटर का काम करता है। उसने अपनी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उसका दावा है कि लेखपाल बनते ही उसकी पत्नी उसे भूल गई और उसे छोड़ दिया। नीरज का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी देने के लिए पूरा साथ दिया, सारी बाधाओं में उसके साथ खड़ा रहा। लेखपाल की तैयारी के लिए जितना हो सकता था उसने खर्च किया, लेकिन अब उसकी पत्नी उसके साथ रहने को भी तैयार नहीं है। नीरज के मुताबिक दोनों की शादी साल 2022 में हुई थी। उसके पास शादी के सारे कागजात हैं। कलेक्ट्रेट में बने सभागार में DM नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। नीरज का कहना है कि वो सभागार के बाहर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। वो उसके हाथों में लेखपाल का प्रमाण पत्र देखना चाहता था। नीरज का कहना है कि वो सभागार के बाहर खड़ा रहा, लेकिन उसकी पत्नी प्रमाण पत्र लेकर सभागार से कब बाहर निकल गई उसे भनक तक नहीं लगी। बात बताते बताते नीरज की आंखों से आंसू निकल आए। सर हमें जी समझ में नहीं, माँ बाप के भड़काने पे माँ बाप ने सोचा कि अब तुम्हारी नौकरी लगी तुम एक छोटे कारपेंटर हो। अब वो लेखपाल बन गए, अधिकारी लाइन में आ गए। इसलिए तो आपको कितना दुख हो रहा है? सर जी दर भटक रहा सर जी हर जगह। कैसे आपने उसको पढ़ाया, कुछ याद है आपको? क्यों आप रो रहे हैं? आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? नहीं कैसे पढ़ाया, कुछ याद है आपको? सर जी हमने हर मदद की है। कैसे मदद करते थे? हर जगह जिन्हें जाना, कहाँ जाना, कहाँ ले जाना है, हर जगह जाती थी। जिंदगी की कोचिंग करने, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहिए, खान सर की कोचिंग करना, वो कोचिंग करना चाहिए। भाई करो सब कुछ जो करना है तुम्हें। आप बहुत मेहनत करते थे? हाँ सर, कारपेंटर का काम है हमारा सर। तो आपने कारपेंटिंग करके उनको बना दिया? हाँ, आज वो बन गई, हमें आज दौड़ा रही। कब से दौड़ा रही हैं आपको ये 18 जनवरी से दौड़ा रही बराबर। आप क्या कह रही हो? कोतवाली में मुलाकात हुई थी। कोतवाली साहब से ये कह रही थी कि शपथ पत्र दे के आओ कि हमारी कोई शादी नहीं हुई, शपथ पत्र में लिख के आओ कि हमारी कोई शादी नहीं हुई, कैसे शपथ पत्र दे दें। नीरज के मुताबिक 5 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। प्यार होने के बाद शादी हो गई। उसकी पत्नी उससे कहती थी कि अधिकारी बनना है। नीरज का दावा है कि उसने दिन रात एक कर दिया,
लेकिन अब नौकरी मिलने के बाद उसकी पत्नी बदल गई है। नीरज के मुताबिक उसकी पत्नी जनवरी महीने में घर छोड़कर चली गई थी। दोनों की मंदिर में शादी हुई। नीरज ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन उसका दावा ये है कि उसकी पत्नी शादी को अवैध बता रही है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे कानपुर की, जहां पर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां रेलवे स्टेशन पर अचानक से कुछ लोग घुसे और ट्रेन में सफर कर रहे लड़के पर हमला बोल दिया। पहले मारपीट की, फिर उसे ट्रेन से उठाकर कार में डाल लिया और वहां से फरार हो गए। सवाल यह है कि ये किडनैपिंग है या फिर कुछ और कहानी। पुलिस अब इसे सुलझा रही है। ट्रेन में किडनैपिंग, कार से फरार। कानपुर में किडनैपिंग सरेआम। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन की ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। पहले तस्वीर को गौर से देखते हैं, फिर कहानी समझेंगे। 3 लोग एक लड़के को हाथ पैर पकड़कर टांग कर ले जा रहे हैं, जबकि उनके पीछे भी करीब इतने ही लोग चल रहे हैं। कोई इसे किडनैपिंग करार दे रहा है तो कोई तरह तरह की बातें कर रहा है, लेकिन सच क्या है? क्या सच में ट्रेन से किडनैपिंग हुई या तस्वीरों में सिर्फ आधा सच दिखाई दिया? तस्वीरें कानपुर के स्टेशन की हैं। दावे के साथ किडनैपिंग न तो कही जा सकती और न ही इस घटना से इनकार किया जा सकता, और ऐसे में प्रत्यक्षदर्शियों के तमाम अपने अपने दावे हैं। मगर इन सब के बीच पुलिस के कर्मी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और जांच की बात कह रहे हैं। खबरों के मुताबिक युवक कालिंदी एक्सप्रेस में सफर कर रहा था, तभी कुछ लोग ट्रेन में दाखिल हुए, लड़के से मारपीट की, फिर उसे घसीटते हुए उठा कर ले गए। लेकिन ये सवाल उठता है, कि युवक के साथ मारपीट करने वाले कौन हैं? ट्रेन में जिस लड़के को उठाया वो कौन है? क्या ये किडनैपिंग है या कोई फैमिली ड्रामा? तस्वीर में सिर्फ आधा सच कैद है, आधा सच जिसकी तलाश में जीआरपी और पुलिस की टीमें लगी हैं। लेकिन अब तक ना तो पुलिस ही किसी नतीजे पर पहुंच पाई, ना ही जीआरपी। सवाल ये है कि इन तस्वीरों का सच क्या है? क्या सच में किडनैपिंग की गई? अगर हाँ, तो किडनैपर कहाँ है? कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में आज भी प्यार करने वालों की कोई जगह नहीं। यहां इश्क करने पर मौत की सजा मिलती है। ताजा मामला दनकौर इलाके का है, जहां पर एक लड़के को लड़की के घर वालों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि लड़का उनकी बेटी से मिलने आता था। इश्क का गुनाह, सजा में मौत। गर्लफ्रेंड के घर बॉयफ्रेंड का कत्ल। राजधानी दिल्ली से सटा शहर ग्रेटर नोएडा, जहां आधुनिकता की हर सुविधा मौजूद है, जहां के बारे में दावा है कि ये शहर दुनिया के सबसे हाईटेक शहरों में शुमार है। लेकिन इस शहर में आज भी बसती है एक ऐसी दकियानूस सोच। झूठी आन बान शान का आज भी इस शहर में डेरा है, और इसी झूठी शान में
कुछ लोग एक नाबालिग लड़के की जान के दुश्मन बन बैठे। लड़के का गुनाह बस इतना था कि वो एक लड़की से प्यार करता था। 7 बहनों के इकलौते भाई की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल में पूरा प्रकरण दनकौन थाना क्षेत्र के अस्तौली गांव का है। युवक अस्तौली गांव गया था, नाबालिग से फोन पे बातचीत हुई थी, इस दौरान मिलने के लिए गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर जो परिवार के लोग थे उन्होंने पहले युवक को अपहरण किया। अपहरण करने के बाद जंगल में पीटा और फिर घर लाकर निर्मम तरीके से पीटते पीटते मौत के घाट उतार दिया। 9 जून 2024 दोपहर 12 बजे अस्तौली, ग्रेटर नोएडा। 17 साल का कमल अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकला। पीपल का गांव में रहने वाली गर्लफ्रेंड के घर के पास जब कमल और उसका दोस्त पहुंचा तो उन्हें लगा कि गर्लफ्रेंड से मुलाकात होगी, लेकिन वहां तो मौत उसका इंतजार कर रही थी। कमल अपने गांव के ही एक साथी जितेंद्र के साथ ग्राम पीपल का निवासी किसी परिचित लड़की से मिलने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर बागपुर चौराहे पर लड़की के परिजनों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। दरअसल लड़की के घर वालों को कमल के बारे में पता चल चुका था और परिवार ने बड़े शातिराना अंदाज में लड़के को मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही कमल उस घर में दाखिल हुआ, लड़की के घर वाले मौत बनकर टूट पड़े। आरोपियों ने पहले तो कमल की लाठी डंडों से पिटाई की, फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया और पीट कर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। इधर लड़की के घर वाले कमल को मरा समझकर उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। उधर किसी ने कमल के घर वालों को खबर दी। खबर सुनते ही परिवार में हाहाकार मच गया। फौरन पुलिस के साथ परिवार मौके वारदात पर पहुंचा, जहां कमल बेहोशी की हालत में पड़ा था। कमल और जितेंद्र को चोटें आई थी। घायल अवस्था में गांव के बाहर से ही इनको इनके परिजनों द्वारा लाकर के जिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोटों की वजह से कमल की मृत्यु हो गई है, जिनका कि सबका पंचायतनामा न्यूज 18 ने धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रोजेक्ट 1 ट्री के नाम से मुहिम शुरू की है। इसका मकसद सभी को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। देश की कई बड़ी हस्तियां न्यूज 18 की इस खास पहल का हिस्सा बनी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी की अपील पर मां के नाम पर पौधा लगाया है। देश को हम भारत मां के नाम से भी बुलाते हैं, लिहाजा ये सभी का फर्ज है कि देश में ग्रीनरी को बढ़ावा दें। देश भर में हर व्यक्ति माँ के लिए बहुत गौरव स्थान होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का अपील था हर व्यक्ति अपने अपने घर में हो, अपने अपने पार्क में हो, जिधर भी फैसिलिटी हो सकता है सभी जगह माँ के नाम पर पौधा लगाना, उसको बड़ा करना, जिम्मेदारी लेने के लिए बोले। हम देश को भारत माता के नाम पर भी हम सम्मानित करते हैं, मानते हैं, इसलिए भारत के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए पौधा लगाना, देश में एनवायरनमेंट बढ़ाना, देश में ग्रीनरी बढ़ाना, एनवायरनमेंट बचाने के लिए प्रयास करना, इसके लिए पौधा